हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल सामाजिक अध्ययन का जो दूसरा पार्ट रह गया है वो भूगोल और संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं और जो परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो परीक्षा होने वाली है, आप उस परीक्षा से कुछ टाइम पहले अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको काफ़ी हद तक पेपर में बहुत होगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूगोल का जो सेक्शन है ये शुरू करते हैं हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आपको बता दें कि पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं, परिमंडल क्या होता है, जो घिरा हुआ चारों ओर से घिरा हुआ मतलब हवा, पानी, ज़मीन और जीवों से जो भी ऊपरी सतह से सब कुछ बना हुआ है वो सब परिमंडल कहलाता है। हवा, पानी, ज़मीन और जीवों से बनी हुई ऊपरी सतह को परिमंडल कहते हैं। ठीक है, परिमंडल कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। तो परिमंडल जो होता है स्थलमंडल, जिसे हम भूमंडल कहते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। आपको बता दें कि भूमंडल जो है 29% भूमंडल है और जलमंडल 71% जलमंडल है। तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी में 70% जल की उपलब्धता है। बात करेंगे मैं भूमंडल के बारे में, तो शॉर्ट आपको बता दूँ, बाकी तो आप इसमें लिख ही दोगे। तो मैं भूमंडल के बारे में आपको बताऊंगा कि ये पृथ्वी का ठोस भाग होता है। जीवों के लिए पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 और महासागरों की संख्या होती है 5। जैसा क्या होता है कि महाद्वीप कितने हैं? 7। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो एशिया तो आपको जानते ही सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। यूरोप में छोटा महाद्वीप होता है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे ही आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। आगे बात करेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? गैसों की परत होती है। वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल मतलब वायु का मंडल, मतलब जहाँ पर गैसों की उपलब्धता होती है। जैसे हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं, आर्गन होती हैं। तो ये सब हमारी गैसें होती हैं। तो इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, गैसों की एक परत होती है जो क्षोभमंडल होता है। क्षोभमंडल से ऊपर को 1600 किलोमीटर में वायुमंडल पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं? इसमें सबसे पहले क्षोभमंडल होता है, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें जो गैसों की उपलब्धता होती है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है और जो अदर गैसेज होती हैं, अन्य गैसेज होती हैं 1% होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। ठीक है, आगे बात करेंगे जीवमंडल के बारे में। तो जीवमंडल, दोस्तों जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल में होता है, जीवमंडल मतलब जीवों का मंडल, मतलब इसे स्थल, जल, हवा के बीच का जो भाग होता है वही जीवमंडल कहलाता है। इसमें क्या होता है? जीवन मौजूद होता है। इसमें जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी उपस्थित होते हैं। जंतु जगत और पादप जगत का अहम रोल है। तो इसमें जंतु जगत और पादप जगत दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जीवमंडल में आप बना के लिख दोगे कुछ और। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे एग्ज़ाम से पहले आप इस टैबलेट को खा लें, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। आगे बात करेंगे जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल मतलब जल का मंडल, जहाँ पर जल की अधिकता है वो जलमंडल कहलाता है। जैसे 71% आपको पता ही है कि वाटर होता है, इसलिए जलीय जीव इसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि जल की अधिकता है और जल के सभी रूप पाए जाते हैं इसमें। आप जानते हैं कि झीलें, नदियाँ, महासागर, जलवाष्प ये जलमंडल में ही उपस्थित होते हैं। अगला बात करेंगे हम स्थलमंडल के बारे में। तो स्थलमंडल में आप जानते ही हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है ये सब स्थलमंडल में पाए जाते हैं। तो इसमें स्थलमंडल को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्टी, मैंटिल और कोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। भूपर्टी, मैंटिल और कोर। इसमें हमने पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उसे 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्रस्ट, सेकंड मैंटल, थर्ड कोर। क्रस्ट भूपर्टी जो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जिसे हम सियाल परत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है मैंटल। मेंटल में SI और मैग्नीशियम, यानी सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए हम इसे सीमा परत बोलते हैं। अंतिम है कोर। कोर को हम क्या बोलते हैं? क्रोड के नाम से जानते हैं, जिसमें निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है, इसलिए हम इसे नीफे बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें BTC में ये थोड़ा डायग्राम बना दें और इसके बारे में लिख दें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बात करेंगे हम 0 से 30 किलोमीटर पर क्रस्ट होती है, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है और 6371 किलोमीटर तक क्रोड होता है। चलिए आगे बात करते हैं चट्टानों के बारे में। चट्टानें क्या होती हैं? आप सभी लोग जानती हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वही चट्टानें होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं भाई, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित और रूपांतरित।
इसमें बात करेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आग्नेय चट्टान जो होती है ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ, मतलब आग्नेय मतलब गर्म चीज़ से इसका निर्माण हुआ। जैसे ज्वालामुखी के उद्भव से, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ उथल पुथल करती रहती हैं, तो उससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसी विस्फोटों से ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का क्या होता है, नदी द्वारा बहाकर लाया गया जो अवसाद होता है उसे अवसादी चट्टानें निर्माण होता है। अगला है कायांतित चट्टानें। तो कायांतित चट्टान आप जानते हैं आग्नेय और अवसादी जो चट्टानों हैं उनका रूप होता है ये। आग्नेय चट्टान के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, प्राथमिक चट्टानें होती हैं, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते, और जब छिद्र नहीं पाए जाते तो जैविक उर्वरक की कमी हो जाती है। जब जैविक उर्वरक की कमी होती है तो वहाँ पर कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ग्रेनाइट, ग्रेवो और बेसाल्ट इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही हम अवसादी चट्टान के बारे में जानेंगे। तो अवसादी चट्टान में क्या होता है, जैविक उर्वरकों की अधिकता होती है। क्यों? जब इसमें छिद्र पाए जाते हैं तो इसमें जैविक उर्वरक की अधिकता होती है, इसलिए द्वितीयक चट्टानें बोलते हैं। रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, इसके एग्जाम्पल जो है शैल है, बालू पत्थर है, काग्लोमेरेट है, चौक है, चूना पत्थर है, कोयला, डेलोमाइट, ये सब इसके उदाहरण है। आग्नेय सेल और अवसादी सेलों को मिलाकर ही कायांतित रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। चलिए आगे बात करेंगे हम वायुदाब पेटियों के बारे में। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुदाब पेटियों के बारे में जानते हैं। तो 4 तरीके की वायुदाब पेटी होती है। सबसे पहले विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो दोस्तों इसके बारे में आप थोड़ा जान लेंगे। वैसे तो आपसे इतना ही पूछेंगे कि वायुदाब पेटियाँ कितनी होती हैं, उनके नाम लिखिए। विश्व के महाद्वीपों का प्रमुख वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही ज़रूर। विश्व के महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। तो जैसे कि एशिया क्या होता है, एशिया विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है। संसार के सभी क्षेत्रफल के 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व एशिया महाद्वीप पर किया जाता है और ये सबसे बड़ा है। ये कौन से उसमें है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसके बारे में पढ़ लेना आप। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। यूरोप के बारे में जानते हैं। तो यूरोप में क्या होता है, 3 ओर से जलीय भाग से घिरा होता है। कौन होता है? यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में अवस्थित एशियाई भूखंड के पश्चिम भाग में है और एशिया एवं यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से संबद्ध है। एशिया और यूरोप एक दूसरे से संबद्ध है। बात करेंगे हम अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका में क्या है, इसमें विषुवत रेखा तो इसी महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा भूभाग उत्तर गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर गोलार्ध में। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी स्थित है। तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ लें। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। दक्षिण अमेरिका कौन से गोलार्ध में है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये विश्व का सबसे लंबे पर्वतमाला एंडीज का विस्तार इसी महाद्वीप में है। बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको पता है, चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप विशेष की अवस्थिति दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से है। यह महाद्वीप वर्ष पर हिम से आच्छादित रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। तो अंटार्कटिका में कोई भी मानव निवास नहीं करता। चलिए बात करें भूकंप के बारे में। तो भूकंप को तो आप जानते ही हो कि भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का कंपन। भूकंप सामान्य तौर पर पृथ्वी के हिलने को भूकंप कहते हैं, परंतु केवल इतने अर्थ से ही भूकंप का ठीक अनुमान नहीं लगाया जाता। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी आंतरिक हलचल के कारण जब धरातल पर कोई भी अचानक कांप उठता है तो उसे कंपन कहते हैं। मतलब पृथ्वी की भौगोलिक उथल पुथल के कारण पृथ्वी में जो कंपन आता है वही भूकंप होता है। बात खत्म। आगे बात करते हैं हम भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो भूकंपीय तरंग कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें। प्राथमिक तरंगें क्या होती है? इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ये तरंग दूसरी तरंगों की तुलना में अधिक गतिशील तथा तीव्र होती हैं। सबसे तेज प्राथमिक तरंगें होती हैं। द्वितीय तरंग क्या होती है? द्वितीय तरंग जो होती हैं ये सभी तरंगें अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। ये थोड़ा प्राथमिक तरंगें ज़्यादा तेज होती हैं, द्वितीय तरंगें उससे कम होती है। और धरातलीय तरंग की बात करते हैं। धरातलीय तरंग जो होती है पृथ्वी के बाह्य धरातल को ही प्रभावित करती है। धरातलीय तरंगों का मार्ग अन्य तरंगों की तुलना में सर्वाधिक होता है। तो धरातल तरंग ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगें होती है। और आपको बता दें कि भ्रंशण किसे कहते हैं। तो भ्रंशण के बारे में जानते हैं। तो जब भूपटल पर किसी एक स्थान से संपीड़न होता है, मतलब किसी भी एक स्थान पर प्रेशर पड़ता है, दबता है, तो दूसरे स्थान पर स्वतः ही तनाव पैदा होता है। मतलब एक स्थान से दबाया, एक दूसरे स्थान पर टेंशन पैदा हो गया, मतलब तनाव पैदा हो गया। जहाँ एक और संपीड़न यानी दबाव बल कार्य करता है और दूसरी तरफ
उसे खींचने का कार्य करता है, भूपटल में वलन का कार्य करता है। और दूसरी ओर आपको बताइए तनाव के कारण भ्रंशण की स्थिति पैदा हो जाती है। तनाव बल को तेजी के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे भ्रंश कहते हैं। दूसरे शब्दों में कभी कभी चट्टानों में तनाव इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानें फैलने लगती हैं। जब तनाव शक्ति चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक हो जाती है तो वे मुड़ने के स्थान पर चटक जाती हैं तथा कभी कभी वे टूटकर बिखर जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को आपको पता ही है, पृथ्वी के अंदर भौगोलिक उथल पुथल होने से जो प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के द्वारा जो अंदर का लावा जो भी मलबा होता है वो सब बाहर आता है, वही ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आता है पृथ्वी से। चलिए बात करते हैं, ज्वालामुखी एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भागों में हलचल होती है तथा आंतरिक भाग से तप्त यानी गर्म लावा अचानक बाहर निकलने लगता है और चारों ओर फैल जाता है। दूसरे शब्दों में ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ में नली अथवा दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, बाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। आपको बताया कि ज्वालामुखी एक छिद्र के रूप में प्रारंभ होता है। इस छिद्र का संबंध नली द्वारा भूगर्भ में काफ़ी गहराई तक रहता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण छिद्र की रचना होती है। ज्वालामुखी और यहाँ पर शंक्वाकार भाग को क्रेटर कहते हैं। उद्भेदन के समय ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ मुख के आसपास एकत्र हो जाता है जिसके कारण इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। मतलब ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो भी जितना भी ऊपर आसपास जितना भी पदार्थ इकट्ठा हो जाता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। चलिए बात करें हम छत्रक शिला के बारे में। तो छत्रक शिला क्या होता है? छत्रक शिला पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल के कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है परंतु ऊपरी भाग इससे अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला छतरी के आकार की मतलब होता है जिसमें कोई बालू का ढेर पड़ा है, जिसमें कोई हवा आती है और हवा नीचे से अपने मार्ग से और नीचे से कुछ बालू को उड़ा कर ले जाती है, लेकिन ऊपर का जो बालू होता है वो अपरिवर्तित रहता है, वो वैसे ही रहता है। तो इस पवन के द्वारा जो किया गया जो भी इस तरीके का जो कार्य किया जाता है उसमें जो एक छतरी नुमा एक आकृति बनती है उसे ही हम छत्रक शिला कहते हैं। आगे बात करेंगे बालू का स्तूप का निर्माण। तो बालू का स्तूप का निर्माण तो बालू का स्तूप का निर्माण किस तरह होता है? तो आपको पता है कि मरुस्थलीय पदार्थों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है। मतलब जब हवा चलती है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं जिससे पवन का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिर जाते हैं और बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप मतलब बहुत एरिया में फैले होते हैं और ये भी एक जो वायु के साथ जो भी उड़ने वाले पदार्थ होते हैं वो धरातल पर गिर के बालू का स्तूप का निर्माण करते हैं। और इनका आकार गोल, नवचंद्राकार तथा अनुवृत्ताकार रूप से होता है। ये नवचंद्राकार अथवा चापाकार बालू का स्तूप को बरखान भी कहा जाता है। बरखान देख लेना। बस इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि छत्रक शिला और बालू का स्तूप में क्या अंतर है, तो आप इसमें अंतर लिख देंगे। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न जो संविधान से लिया गया है। तो संविधान के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो संविधान के गठन के बारे में क्या जानते हैं? संविधान का गठन जो हुआ था 1946 में गठन हुआ, जुलाई 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 31 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। इस तरह संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान का जो सभा का गठन हुआ वो 1946 ईस्वी में हुआ। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान कैसा था? अत्यंत विस्तृत और व्यापक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, संघात्मक शासन, सांसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य और मूल अधिकारों की व्यवस्था,
नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, मूल कर्तव्यों का उल्लेख और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आप उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें ये सब हेडिंग लिख दें, ये सब इसकी विशेषताएं संविधान की। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या समझते हैं आप। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को चलाने की एक प्रणाली होती है जो जनता इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। केंद्रीय शासन लोकसभा के प्रति एवं राज्यों का शासन विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होकर संपूर्ण कार्य करेगा। गणराज्य क्या होते हैं। गणराज्यों का अभिप्राय ऐसे राज्यों से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति हो। इस शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है और यह राज्य का वह रूप है जिसमें राज्य की सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर कई व्यक्तियों के हाथों में होती है। तो इस परिभाषा की दृष्टि से भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अगर पूछा जाए तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है, लोकतंत्र राज्य क्या होता है और गणराज्य क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आपने एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देखी, मैं आशा करता हूँ कि आपका सभी को अच्छा होगा। तो दोस्तों चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।